सोचा है आपने, जिन चीजों को आप आज तक पौराणिक कहानियां समझते रहे, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अगर मैं कहूं कि इनके पीछे जबरदस्त साइंस छुपा है, इतनी ताकतवर साइंस कि जिसके दम पर हम महाभारत की तारीख, रामायण का समय और ऋग्वेद की यादों को हजारों लाखों साल पीछे तक ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य देखने का टूल है, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच हिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस असली प्राचीन इतिहास की जो स्कूल की किताबों से बहुत आगे की चीज है। यहाँ पर आएंगे खगोल विज्ञान, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और एक ऐसा नजरिया जहाँ ऋषि मुनि, साइंस और माइथोलॉजी एक ही टाइमलाइन पर खड़े नजर आते हैं। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। ज्योतिष का मतलब सिर्फ भविष्य बताना या शादी की कुंडली देखना नहीं है। वेदों में जो वेदांग ज्योतिष आता है वो असल में खगोल विज्ञान है। तारों का अध्ययन, ग्रहों की चाल, ऋतुओं का बदलना, आकाश का नक्शा। वेदों को गहराई से समझना हो तो उसके 6 अंग समझने पड़ते हैं और उनमें से एक सबसे ज्यादा जरूरी है वेदांग ज्योतिष। पहले आया था खगोल विज्ञान, बाद में उसी से निकला ज्योतिष और फल ज्योतिष। अब आते हैं ऋग्वेद पर। ज्यादातर लोग ऋग्वेद को सिर्फ मंत्रों का संग्रह समझते हैं, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि पूरा ऋग्वेद एक तरह से खगोल विज्ञान की किताब है। इसमें नक्षत्रों का नक्शा है, ऋतुओं का रिकॉर्ड है और सबसे अद्भुत बात, कुछ मंत्रों में सूर्य केंद्रित प्रणाली की झलक मिलती है। यानी सूर्य बीच में है, ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और सूर्य खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है। ये बातें आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद फॉर्मली समझाईं, लेकिन हमारे ऋषि इन्हें तभी ऑब्जर्व कर चुके थे। अब जरा समझते हैं नक्षत्र और टाइम मशीन वाली बात। हमारे ऋषियों ने पूरे आकाश को 28 हिस्सों में बांटा, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। साल भर में एक खास दिन आता है, वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी हल्का हल्का डगमगाती रहती है, इसलिए ये पॉइंट हर कुछ 100 साल में थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता रहता है और लगभग 26,000 साल में पूरा चक्कर काट लेता है। इसे कहते हैं प्रिसेशन। अब सोचिए, अगर किसी मंत्र या ग्रंथ में लिखा हो कि वसंत विषुव किसी खास नक्षत्र के साथ हो रहा है, तो हम आज की खगोल गणना से उल्टी दिशा में जाकर निकाल सकते हैं कि वो दृश्य किस समय काल का होगा। इसी साइंस की मदद से कुछ शोधकर्ता महाभारत की तारीख लगभग 5561 ईसा पूर्व, रामायण को लगभग 12,000 ईसा पूर्व के आसपास और ऋग्वेद की यादों को उससे भी ज्यादा प्राचीन संदर्भों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक और बेहद दिलचस्प उदाहरण है तारा अगस्त्य, जिसे आधुनिक विज्ञान में कैनोपस कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में आता है कि अगस्त्य उत्तर से दक्षिण की ओर विंध्य पर्वत को पार करके आता है। आज हमें पता है कि ये असल में आकाश में उस तारे की स्थिति बदलने की बात है। कुछ समय काल ऐसे होते हैं जब अगस्त्य उत्तर भारत से दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ दक्षिण के ऊंचे पहाड़ों से दिखता है। उस खगोलीय घटना को कहानी की भाषा में लिख दिया गया, अगस्त्य ने विंध्य को पार कर लिया। इसी तरह के ऑब्जर्वेशन से रामायण और अगस्त्य से जुड़ी कथाओं का मोटा मोटा टाइम फ्रेम निकाला जा सकता है। भाषा के स्तर पर भी एक कमाल की बात है। ऋग्वेद की जो छंद भाषा है, उसे विद्वान क्लासिकल संस्कृत से भी पुरानी मानते हैं, यानी संस्कृत की भी जड़ या पूर्वज भाषा। इसी मूल भाषा से आगे चलकर संस्कृत, अवेस्तन, ग्रीक और कई यूरोपीय भाषाओं में समानताएं दिखती हैं। मतलब हमारे मंत्रों के शब्द सिर्फ किसी एक धर्म की कहानी नहीं, पूरी मानव सभ्यता की कहानी से जुड़ जाते हैं। अब आते हैं उन हिस्सों पर जिनको हम बचपन से कहानी मानते आए हैं। जैसे ऋषि अगस्त्य ने सारा समुद्र पी लिया, परशुराम ने समुद्र से जमीन वापस निकाली, मनु का महाप्रलय। अगर ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सी लेवल के ऊपर नीचे होने की प्राचीन यादें हों, तो आज भूविज्ञान और समुद्र विज्ञान बताते हैं कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब समुद्र का पानी बहुत नीचे चला गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आया। तटरेखाएं बदल गईं, कुछ नगर डूब गए, कुछ नई जमीन ऊपर आ गई। हमारे ग्रंथ शायद इन्हीं घटनाओं को देवताओं और अवतारों की कहानी के रूप में याद रखते आए हैं। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में महाजल प्रलय की कहानियां मिलती हैं, जैसे नोआ का फ्लड, मनु का प्रलय और अलग अलग देशों के वर्जन्स।
जब आधुनिक शोधकर्ता किसी छोटे से समुदाय की हजारों साल पुरानी मौखिक परंपरा को भी एक तरह का एविडेंस मानते हैं, तो फिर हमारे वेद और पुराणों को सिर्फ माइथोलॉजी कहकर नजरअंदाज करना भी एक तरह का बायस ही है। सबसे ताकतवर बात यह है कि ये सारी यादें सिर्फ लिखी नहीं गईं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई भी गईं। मौखिक परंपरा ने इन्हें जिंदा रखा। किसी दौर में हमने खुद ही अपने ग्रंथों को या तो आंख मूंद कर पूजना शुरू कर दिया या फिर उन्हें फेरी टेल समझकर साइड पर रख दिया। इस वीडियो का असली मकसद यही है। आप अपनी हिस्ट्री को दोबारा देखना शुरू करें। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, इन्हें श्रद्धा के साथ साथ तर्क और विज्ञान की रोशनी में भी देखना शुरू करें। हर दिन थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे अनुवाद से ही सही। हो सकता है आने वाले सालों में आप भी उन लोगों में शामिल हों जो पूरी दुनिया को बताने वाले हैं कि भारत की कहानी सिर्फ 5,000 साल पुरानी नहीं, बल्कि दसियों हजार, शायद लाखों साल पीछे तक फैली हुई एक लंबी यात्रा है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं, तो इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए। ये तो बस शुरुआत है। ऋग्वेद के हर मंत्र के पीछे, हर नक्षत्र के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। भारत का इतिहास हम अभी लिख नहीं रहे, हम उसे फिर से याद कर रहे हैं।